एक शहर जो दरक रहा है, जगह जगह से पानी रिस रहा है, तो ये एक खतरे की घंटी आगे के लिए बहुत भयानक। 12 घंटे के अंदर अंदर इतना बड़ा धुसाव इस क्षेत्र में हो रहा है और जगह जगह ये मलबा वाला पानी निकल रहा है। एक शहर जो धंस रहा है। कल रात को दरारें इतनी बढ़ गई, तमाम रोडें, यहाँ तक कि जोशीमठ मुख्य मार्केट के पास मैंने देखा, सिंगधार मार्केट के पास मैंने देखा, स्वयं मैं वहाँ पे निवास करता हूँ, वहाँ पे देखा कि रोड फट गई हैं, मकान फट रहे हैं लोगों के। जो है दरारें बढ़ती जा रही है, जो जोशीमठ से जो है नीचे चलते हुए जो है नीचे मारवाड़ी पुल तक जो है ये दरारें बढ़ती जा रही है। एक शहर जो पानी पानी हो रहा है। अभी दरारें की इतनी ज्यादा बड़ी है, डर का माहौल बना हुआ है। सब जगह सर ऐसा डर का हो गया कि मतलब कल सुबह क्या होगा। आदमी अब सिर्फ ये सोच रहा है कि कल सुबह क्या होगा। पुराना शहर जिसका अस्तित्व खतरे में है। ये भय है हमारे लिए, जो हम घर छोड़ के जा रहे हैं। हम इस होटल की दहशत से, होटल मांडवी की दहशत से जा रहे हैं, होटल मलानी की दहशत से जा रहे हैं हम लोग। तो सोने की भी दिक्कत हो जाती है कि इस ठंड में बाहर भी कैसे सोया जाए। पहाड़ की मुसीबत, शहर के हर घर में आफत। स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि अब तो सेब के पेड़, माल्टे के पेड़, अखरोट के पेड़ तक टूटने लगे हैं। अचानक आई दरारें, अब भगवान के सहारे। वहाँ पे उनकी मेस में और काफी और अन्य भवन भी हैं जिसमें काफी दरारें आ गई हैं। दरक रहा शहर, सरकार की नजर। स्थिति थोड़ी गंभीर है, इसको हमको तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जोशीमठ की पुकार, बचा लो सरकार। जी हाँ, ये तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन न्यूज 18 का मकसद डराना नहीं बल्कि जनता और सरकार को सचेत करना है। खबर चमोली जिले के जोशीमठ से है, जहां पिछले एक हफ्ते से लोग डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि इस पुराने शहर का अस्तित्व ही अब खतरे में है, क्योंकि ये धर्म की नगरी है। यहां मिलिट्री और आईटीबीपी के कैंप हैं। ये चीन की सीमा की ओर जाने वाला आखिरी बड़ा शहर है और उसके बावजूद ये शहर दरक रहा है। हालांकि सरकार की ओर से हर संभव कोशिश जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लगातार भूस्खलन के बाद जो पानी इस तरीके से बाहर निकल रहा है, आप तस्वीरों में देखिए। इस समय हम मरवाड़ी में मौजूद हैं। ये जेपी कंपनी का पूरा कैंपस है, इसके ऊपर भी बस्ती है और नीचे भी बस्ती है। आप देखिए तो ये पानी निकल रहा है, बिना बरसात के ही इस तरीके से पानी निकल रहा है, जबकि ऐसी तस्वीरें पहाड़ों में बरसात के दौरान दिखाई देती थी। बारिश के दिनों में दिखाई देने वाले ऐसे झरने अचानक सर्दियों में दिखाई देने लगे। अब ये देखिए, ये है उसी आवासीय घर की सीढ़ियां जिसमें मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं। अब जरा इधर देखिए, आवासीय परिसर में अचानक मटमैले पानी की धारा गिरने से लोग दहशत में आ गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाएं। लगा है, जगह जगह से पानी रिस रहा है, तो ये एक खतरे की घंटी आगे के लिए बहुत भयानक। ये धीरे धीरे पानी जगह जगह से दिख रहा है। एक साथ अगर आएगा तो आप सोच भी नहीं सकते तो कितना तहस नहस हो जाएगा पूरे जेपी कंपनी के अंदर, पूरा ये बहा के ले जाएगा। 12 घंटे के अंदर अंदर इतना बड़ा धुसाव इस क्षेत्र में हो रहा है और जगह जगह ये मलबा वाला पानी निकल रहा है और ये करीब करीब काफी क्षेत्रों में निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो मकानों में मुसीबत है। जोशीमठ के दूसरे स्थान पर भी दरकने की तस्वीरें आम हो रही हैं। ये देखिए, ये एक बड़े हॉल में अचानक दरार आ गई है। ऐसी तस्वीरें सिर्फ किसी एक घर या सड़क की नहीं है, जोशीमठ के पूरे शहर में इस तरह की आफत आई हुई है। आलम यह है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। पहले तो छोटी छोटी दरारें थी, यहाँ पे भी इतनी ज्यादा नहीं थी। ये कल रात को अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी दरारें की इतनी ज्यादा बड़ी है, डर का माहौल बना हुआ है उससे। ये कल रात से तो सर काफी ज्यादा दिख रही है और आज आप देखोगे तो ये कम से कम 6 इंच से 8 इंच नीचे धंस चुका है और इससे नीचे की तरफ भी काफी धंस रहा है, जिससे सब जगह सर ऐसा डर का हो गया कि मतलब कल सुबह क्या होगा। आदमी अब सिर्फ ये सोच रहा है कि कल सुबह क्या होगा।
अचानक दिन में जितना दिख रहा है वो पर सुबह का वो फिर वही ऐसी। जोशीमठ नगर में पहले जमीन में मोटी मोटी दरारें पड़ने लगी और अब उन दरारों से मटमैला पानी निकलने लगा है, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल है। आनन फानन में लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया। पानी कैसे और कहां से निकल रहा है इसका किसी को अंदाजा नहीं। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पर आई आफत पर नजर बनाए हुए हैं। समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा। पानी के रिसाव के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी हरकत में आए। फौरन जेपी कंपनी की कॉलोनी को खाली कराया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया। मैं गया था, मुझे वहाँ से उनके स्टाफ का फोन आया था कि वहाँ पे काफ़ी दरारें पड़ गई हैं। एक भवन के पीछे वहाँ पे काफ़ी मटमैला पानी भी आ रहा है और उनसे जेबी के ऑफिस में वहाँ पे उनसे ये भी बोला गया है कि अगर कोई परिवार वहाँ पे से अफेक्टेड हैं तो उनको आप तुरंत सुरक्षित जगह पे शिफ्ट कीजिए। कहा जा रहा है कि पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है। एक तरफ पानी के रिसाव की व्यवस्था नहीं है तो दूसरी तरफ अलकनंदा से कटाव और बेकाबू निर्माण कार्य भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस वक्त जोशीमठ दरक रहा है। ऊपर से जोशीमठ कोई अकेला शहर नहीं है। उत्तराखंड में 32 गांव कुछ इसी तरह के खतरे से जूझ रहे हैं। चमोली जिले का जोशीमठ शहर भू धंसाव की जद में है। अभी तक 584 मकान और होटल इसकी जद में आ चुके हैं। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि जोशीमठ की हालात चिंताजनक हैं। जोशीमठ से लौटी टेक्निकल टीम ने कई सुझाव अपनी रिपोर्ट में दिए हैं, उन पर तत्काल अमल करने की जरूरत है। टेक्निकल टीम ने भू धंसाव का सबसे बड़ा कारण जोशीमठ में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने को माना है, इसीलिए सबसे पहले इसका मैनेजमेंट करना होगा। इसके अलावा अलकनंदा नदी से हो रहा कटान भी भू धंसाव का कारण बन रहा है। कि स्थिति थोड़ी गंभीर है, इसको हमको तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिसमें उन्होंने जल निकासी के बारे में बताया है कि जल निकासी नहीं होने के कारण जो मिट्टी है, मिट्टी में ही पानी जाता है, सोख होता है, उसके कारण धंस रही है जमीनें। जोशीमठ में 5-5 मंजिला होटल भी हैं। टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इस तरह के अनियंत्रित और अनियोजित निर्माण से धंसाव और बढ़ रहा है। ये हालात सिर्फ जोशीमठ के नहीं है बल्कि पहाड़ के ज्यादातर शहरों के। इसी लेवल की बात है, इसमें हमें दोनों चीजें देखनी है, लोगों की सुरक्षा भी देखनी है और जो विकास का पूरा हमारा सिलसिला है वो भी ना रुके, वो भी हमें देखनी है। तो इन दोनों में बैलेंस करके हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा। उत्तराखंड के करीब 32 गाँव में कमोबेश जोशीमठ जैसे हालात हैं। इन गाँव के 148 परिवारों की विस्थापन की फाइल सालों से आज भी सरकारी दफ्तरों में रेंग रही है। हालांकि 2012 से अब तक 45 से ज्यादा गाँव के करीब 1400 परिवारों का विस्थापन भी किया गया, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और जोशीमठ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि कल से एशिया का सबसे बड़ा रोपवे सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहां टावर नंबर 1 के नीचे भी भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से पूरे के पूरे टावर के ही धंसने का डर है, जिसकी वजह से ही सैलानियों के लिए रोपवे अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है। तैनात पुलिसकर्मियों को मिलेगी सुविधा। नाइट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दी जाएगी चाय, दस्ताने, स्कार्फ और मंकी कैप। बदायूं में रबी और आलू की फसलों के लिए किसानों को यूरिया की किल्लत का करना पड़ रहा है सामना। मंडी समिति के पास इफ्को किसान सेवा केंद्र पर खाद लेने के लिए उमड़ी किसानों की भारी भीड़। कई दिनों बाद किसानों को मिल पाई खाद। मुजफ्फरनगर में जल्द शुरू होने जा रहा है फ्रूट से वाइन बनाने का काम। यूपी में फ्रूट से फ्रेश वाइन बनाने का लगने जा रहा है पहला प्लांट। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर गुप्ता रिजॉर्ट में लगने वाले वाइन प्लांट में पहुंची जर्मनी से आई मशीन। बरेली में सड़क हादसों को रोकने के लिए लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक कर रही है पुलिस। अभियान के तहत पुलिस लाइन से निकाली गई जागरूकता रैली। आईजी राकेश कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाराणसी में गाय के गोबर से सजावट के सामान तैयार कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं।
हर महीने हजारों रुपए की होती है कमाई। अब तक काशी में दर्जनों महिलाओं को मिल चुका है रोजगार। पिंडरा ब्लॉक की रहने वाली गायत्री देवी की भी चमकी किस्मत। प्रयागराज के माघ मेले को लेकर वाराणसी रोडवेज विभाग का मास्टर प्लान। वाराणसी से प्रयागराज के लिए करीब 300 स्पेशल बसों का किया गया इंतजाम। यात्रियों को संगम नगरी तक पहुंचने में नहीं होगी दिक्कत। आसपास के जिलों के लिए भी हो रही है व्यवस्था। प्रयागराज में होने वाले माघ मेले में इस बार किए जा रहे हैं कई नए प्रयोग। कुंभ मेले की तर्ज पर अरैल इलाके में संगम के किनारे बसाई जा रही है टेंट सिटी। गंगा की गोद में ठहर सकेंगे श्रद्धालु और पर्यटक। टेंट सिटी में 5 स्टार जैसी सुविधाएं दिए जाने का दावा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए साल 2022 में रामलला के भक्तों ने खोला अपना पिटारा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय प्रभारी का दावा, बीते साल रामलला को मंदिर निर्माण में मिला करीब 20 करोड़ रुपए का दाम। प्रयागराज में ठंड का प्रयोग तापमान लुढ़का। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में आए लोगों को हो रही है परेशानी। संभल में शीतलहर का कहर, विजिबिलिटी कम होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने जगह जगह किए हैं अलाव के इंतजाम। शीतलहर की चपेट में बुंदेलखंड लगातार गिर रहा है तापमान। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। स्कूलों में अवकाश की घोषणा। डॉक्टरों ने बुजुर्ग, बीपी और हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। चित्रकूट में कड़ाके की ठंड की दस्तक। स्टेशन परिसर के बाहर बने अस्थायी रैन बसेरों का एसडीएम ने किया निरीक्षण। यात्रियों के लिए की गई अलाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सिद्धार्थनगर में शीतलहर का कहर, कड़ाके की सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। खुद को ठंड से बचाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। प्रशासन ने भी जगह जगह अलाव की व्यवस्था की। हरदोई में ठंड और कोहरे की दोहरी मार। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। शाहजहांपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने रेप के आरोपी 15,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। कई महीनों से पुलिस को चकमा देकर था फरार। आदर्श नगर में लड़की पर चाकू से हमला। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इन्वेस्टर समिट को लेकर 2 दिनों के मुंबई दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ होटल ताज में निवेशकों से की मुलाकात। कहा निवेश के लिए यूपी सबसे बेहतर विकल्प। निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। 3 महीने के अंदर चुनाव कराने के फैसले पर रोक। निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम योगी ने किया स्वागत। कहा तय सीमा में लागू करेंगे ओबीसी आरक्षण। अखिलेश यादव ने कहा चुनाव नहीं चाहती सरकार। मुंबई शिफ्ट किए गए क्रिकेटर ऋषभ पंत, कोकिलाबेन, धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती। बेहतर इलाज के लिए बीसीसीआई का फैसला। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं। आज सीएम योगी ने होटल ताज में निवेशकों से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों को लेकर जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यूपी में पिछले 5 सालों में हुए बदलावों पर भी चर्चा की और पिछले दिनों हुए विदेशी दौरे को लेकर भी बात रखी है। वहीं निवेशकों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राजभवन में मुलाकात की और इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। अगर आज से 5 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, स्कूल नहीं जा पाते थे,
जबरदस्ती उठाने की शिकायतें मिलती थी। बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को दूर हॉस्टल में भेजते थे, जिनके पास कैपेसिटी नहीं, वो क्या करते रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। बहनें बाजार नहीं जा पाती थी, हर जगह सुरक्षा का वातावरण था। तो मैंने आने पर 2 काम किए थे। एक कि बहन और बेटियों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, और दूसरा कि इल्लीगल कोई भी कार्य नहीं होगा। और अगले 24 घंटे के अंदर मैंने इसे प्रभावी ढंग से लागू करने का है कि भाई देखो, एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर आप कार्रवाई करिए। अगर कहीं भी मेरे सामने शिकायत आई, किसी बेटी किसी बहन की ओर से शिकायत आई कि हमारे आवागमन में, हमारी स्वतंत्रता में इस व्यक्ति ने या फलानी स्थान पर ये हुआ है, बाधा पहुंची है, सुरक्षा खतरे में है, तो वहां पर सबकी हम जवाबदेही तय करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के लिए मुंबई दौरे पर है। इन्वेस्टर्स समिट को कामयाब बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी और उनके कैबिनेट मंत्री दौड़ भाग कर रहे हैं। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भरोसा दिलाया कि यूपी में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है और निवेशकों का भरोसा उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। गंगा, जमुना, सरयू, ऐसी तमाम जो पवित्र नदियां हैं, 1153 किलोमीटर नदियों का किनारा हमारे पास, बहुत उर्वरक फर्टाइल जमीन है, जो जहां पर बहुत सारे हमें रॉ मटेरियल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित कर रही है इन्वेस्टर को। सारे इन्वेस्टर का हित सुरक्षित हो, संरक्षित हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और अभी 3 जून 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 80,224 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इस बात का गवाह है कि इन्वेस्टर का भरोसा हमने जीता है। यूपी सरकार इन्वेस्टर समिट को कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर इस समिट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर तंज भी कसा है। इन्हें ये बताना चाहिए कि जो पहला इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, उसमें जो एमओयू साइन हुए थे 5 लाख करोड़ के लगभग, उसमें कितना जमीन पर उतरा है। डिफेंस एक्सपो में देश के प्रधानमंत्री आए, देश के डिफेंस मिनिस्टर आए और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बुलाए गए। आखिरकार डिफेंस एक्सपो में जो एमओयू साइन हुए थे, जिन्होंने जमीन लेने का वादा किया था, आज उत्तर प्रदेश में जमीन पर कितना उतरा है। ये केवल धोखा देने के लिए आयोजन है। पहले मंत्रियों को विदेश भेजना, फिर खुद शहर जाना, फिर G20 के कार्यक्रम यूपी में ज्यादा करना। सबसे बड़ी बात तो ये आएगी सामने कि इनके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है। सीतापुर में पशु तस्करों की संपत्ति कुर्क हुई है। 38 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई। हरगांव थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तस्वीरें आपके सामने। पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 365/21 अंतर्गत धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट। साधारण को सूचित किया जाता है कि उधर बलरामपुर में भी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की 11 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। एसडीएम की अगुवाई में राजस्व और पुलिस टीम ने परिसंपत्तियों को कुर्क किया। आपको बता दें, पूर्व विधायक की अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया उनमें कई हेक्टेयर कृषि भूमि, आरा मशीन और 2 पेट्रोल पंप शामिल हैं। उन 7 संपत्तियां नियमानुसार जब्त की गई हैं, जिनमें ग्राम सादुल्ला नगर, ग्राम कम्मरपुर, ग्राम जुनेदपुर एवं ग्राम मनुआगढ़ में स्थित संक्रमणीय कृषि भूमि, ग्राम सादुल्ला नगर में संचालित आरा मशीन एवं ग्राम जुनेदपुर में संचालित पेट्रोल पंप शामिल हैं। जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 11.5 करोड़ है। उधर प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। 57 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग हुई थी। अरैल नैनी में 11 जगहों पर अवैध प्लॉटिंग हुई, जिस पर कार्रवाई हुई है। बिना नक्शा पास कराए ही यहां पर प्लॉटिंग कर दी गई थी। अब प्रशासन ने एक्शन लिया और बुलडोजर चलवाया।
इधर बांदा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूटी ट्रक के अंदर घुस गई। आग से जलकर लड़की की मौत हो गई है। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से भाग गया। मवई बुजुर्ग इलाके का मामला है। कुछ वैसी ही तस्वीर यहां देखने को मिली जैसा हादसा दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली में एक लड़की अंजलि जो कि कार के नीचे फंस गई थी और उसकी जान चली गई। बांदा में भी कुछ इसी तरह का कहर देखने को मिला। यहां ट्रक ने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मारी थी और स्कूटी ट्रक के नीचे ही फंस गई। लड़की भी फंस गई थी। आग लग गई जिससे लड़की की मौत हो गई। ड्राइवर भाग गया है। अब तक गिरफ्त में नहीं आया है। मवई बुजुर्ग इलाके का ये मामला। बरेली में गन्ने के खेत में जला हुआ किसान का शव मिला है। सनसनी फैल गई इसके बाद सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की शिनाख्त सोहन लाल के नाम से हुई है। मामला थाना मीरगंज क्षेत्र के नथपुरा गांव का है। मृतक के भाई ने बताया कि सोहन लाल घर से 24 घंटे पहले निकले थे। अलाव तापते वक्त किसान की जिंदा जलकर मौत हुई है। ये बात पुलिस कह रही है। उधर बरेली में गाली गलौज का विरोध करने पर एक कोचिंग संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके दोस्त पर भी हमला किया गया जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल युवक हाल ही में दारोगा के पद पर भर्ती हुआ है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि फरीदपुर के बड़ा मोहल्ले में कहासुनी पर गोली चली है जिसमें अभिनव सक्सेना की अस्पताल में मौत हो गई जबकि उसके दोस्त को हल्की चोट आई है। थाना फरीदपुर में मोहल्ला परा में मामूली कहासुनी के आधार पर जो है एक व्यक्ति को गोली लगी है जिसकी जिला अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई है तथा उसके साथी को भी चोटें हैं जो साधारण किस्म की है। इसके संदर्भ में थाना फरीदपुर पर 3 लोगों के विरुद्ध जो है 302 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है जिसमें 2 व्यक्ति जो नामजद हैं वो पुलिस हिरासत में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक के शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। और 13 जनवरी को वाराणसी को सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इस सौगात का नाम है गंगा विलास क्रूज जो गंगा की लहरों पर यात्रियों को बैठाकर वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करवाएगी और इसके उद्घाटन के लिए पीएम मोदी के आने की संभावना भी है। वहीं सीएम योगी इस उद्घाटन में मौजूद होंगे। प्रशासन की ओर से भी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। उद्घाटन के बाद क्रूज वाराणसी गाजीपुर से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचने वाला है जो 50 दिन में अपनी यात्रा पूरी करेगा। तेरह जनवरी को भारत में वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक का वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्रूज चालू होगा और उसी का यहाँ से सी ऑफ उस क्रूज को किया जाएगा। उस सी ऑफ को करने के लिए कई डिग्निटरीज यहाँ पे आएंगे, कुछ वर्चुअली जुड़ेंगे। उनका जो शुभारंभ का कार्यक्रम है 13 तारीख का, उसी के लिए सारे अधिकारी यहाँ पे जायजा लेने के लिए आए हुए हैं। बरेली में एक छात्रा से गैंग रेप का मामला सामने आया। पीड़िता के मुताबिक 31 दिसंबर की रात उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि छात्रा का बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त हैं। न्यू ईयर पार्टी में दरिंदगी का खेल। दोस्त बने हैवान, नाबालिग से गैंगरेप। नए साल की रात जब देश जश्न मना रहा था, 31 दिसंबर की रात बरेली में भी खूब शोर शराबा था और इसी शोर शराबे में दबी थी एक नाबालिग की चीख, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि उसी के बॉयफ्रेंड और दोस्तों ने अंजाम दिया। जनपद के थाना भमोरा में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। फिलहाल घटना के बाद थाना पुलिस ने
महिला सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सामूहिक दुष्कर्म के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत भी इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। वारदात बरेली के चान्हो थाना इलाके की है, जहां 8वीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को वहशी दरिंदों ने अंजाम दिया। पीड़िता की माने तो कई महीने पहले बॉयफ्रेंड ने उसका वीडियो बनाया था। आरोपियों ने उसी वीडियो को डिलीट करने के लिए पीड़िता को मिलने बुलाया, लेकिन पीड़िता को नहीं पता था कि उसके खिलाफ एक साजिश रची जा चुकी है। थाना क्षेत्र भमौरा में एक व्यक्ति के द्वारा उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के संदर्भ में थाना भमौरा पर 6 लोगों के विरुद्ध, जिसमें 5 व्यक्ति और एक महिला है, के विरुद्ध जो है 376D, 323, 504, 506 और पॉस्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़िता की माने तो जब वो बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची तो उसके साथ 2 और युवक मौजूद थे। नए साल का जश्न चल रहा था, लिहाजा पीड़िता को लगा कि आरोपी दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होगा। मुलाकात के दौरान जब पीड़िता ने वीडियो डिलीट करने की बात कही तो आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और बारी बारी से हैवानियत को अंजाम दिया। 323, 504, 506 और पॉस्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़िता के 161 के बयान अंकित कराए गए हैं, 164 के बयान और मेडिकल भी कराया जा रहा है। सभी साक्ष्यों के अनुसार जो है कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। गैंगरेप का शिकार हुई नाबालिग वारदात के बाद घर पहुंची और परिवार को अपने साथ हुई आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। हालांकि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस की कार्रवाई न होने से पीड़िता के भाई ने गुस्से में अपना घर ही जला दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली की तरह अलीगढ़ से भी दरिंदगी की खबर सामने आई। आरोप है कि एक दूसरे समुदाय के युवक ने घर में घुसकर हैवानियत को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। शादी की शैतानी करतूत, नाबालिग से घर में घुसकर दरिंदगी। शैतान सादिक की नजर एक मासूम किशोरी पर थी। उसने कई बार नाबालिग को घेरने की कोशिश की थी। दरिंदगी भरी सादिक की निगाहों में नाबालिग इस बार बच न पाई। सादिक को इसी बीच मौका मिल गया और उसने घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला। वारदात अलीगढ़ के मडराग थाना इलाके की है। यहाँ रहने वाली एक मासूम के साथ सादिक नाम के युवक ने हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया और घटना के बाद मौका मिलते ही फरार हो गया। परिवार को जब बेटी के साथ हुई हैवानियत की भनक लगी तो मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद रेप की एफआईआर दर्ज की गई। थाना मडराग पर एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें एक आवेदक द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी एक पुत्री के साथ एक व्यक्ति द्वारा गलत कृत्य किया गया, जिसके संबंध में सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मेडिकल परीक्षण की कार्रवाई करवाई जा रही है। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को खबर मिली थी कि अजीतपुर गांव में एक हिंदू बेटी के साथ दूसरे समुदाय के युवक ने हैवानियत को अंजाम दिया। घटना की खबर मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता गांव पहुंच गए और बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई अपने कंधों पर उठा ली। के साथ एक जिहादी मानसिकता रखने वाले एक जिहादी ने घर में घुसकर जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। उस सूचना पर हम वहां घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पुलिस भी पहुंच चुकी थी। ग्रामवासियों ने उसको पकड़ा हुआ था, लेकिन वो बाद में हमारे पहुंचने से कुछ ही देर पहले वो लड़का एकदम वहाँ धक्का मुक्की करके भाग गया। और जो अपराधी था, आरोप पता चला है कि यही लड़का अभी कुछ 1.5-2 महीने पहले उस लड़की के पीछे लगा हुआ था और उसको तेजाब डालने की भी धमकी उस लड़की को दे चुका था। मामला 2 समुदायों से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस ने भी केस में सक्रियता दिखाई और फौरन आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पीड़िता को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही आरोपी कानून की गिरफ्त में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।